प्रतिबिंब हमेशा के लिए उल्टा ही होती है किसी भी केस में। इसमें लॉसन नहीं, डायरेक्ट आंसर मिलेगा से अधिक। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। वो क्या करेंगे, कन्वर्ज कर दे रही हैं, एक जगह पे ही कन्वर्ज कर दे रही हैं, एक जगह पे मिला दे रही हैं सभी किरणों को। और इसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ तो मिलाया नहीं जा रहा है, यहाँ तो फैलाया जा रहा है एक जगह से। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और जो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? छोटा छोटा छोटा, ये क्या है, बड़ा है, तो मैं यहाँ पे बड़ा बोल दे रहा हूँ। अब क्या यार, अब तो जानते हैं कि छोटे में अगर बड़े से भाग करेंगे तो क्या होगा, और छोटा है, और छोटा है। ये बात समझ में आ रही है, बहुत छोटा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसा आप सब? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो जैसा कि मैं बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि बहुविकल्पी में रेगुलर पूछे जाते हैं बोर्ड मेंबर के द्वारा, और ये वही क्वेश्चन हैं जो अधिकतर लड़के गलती करके आते हैं, तो उसका सीरीज़ चल रहा है। जैसा कि मैथ्स का एक लेक्चर अपलोड कर दिया गया, केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, और आज फिज़िक्स की बारी है। तो उसी सिलसिले को मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और आगे चला जाए। क्यों, चलिए आगे चला जाए। निम्नलिखित में से किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। देखिए बोला जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत का आप लोग मतलब समझते होंगे। बिंदु स्रोत का मतलब यही होता है कि वहाँ से बहुत सारी रेस निकल रही होगी। मतलब जैसे कोई मोमबत्ती देखिए, जैसे वहाँ से बहुत सारी प्रकाश निकलती है, चारों तरफ निकलती है। तो मोमबत्ती को मैं बोल सकता हूँ कि मोमबत्ती एक प्रकार का बिंदु स्रोत की तरह वो काम कर रहा है। क्यों, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बिंदु स्रोत है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रखा हूँ, एक बिंदु स्रोत है, से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। मतलब यहाँ से कोई यहाँ पे हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे दर्पण हो सकता है, यहाँ पर लेंस हो सकता है, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। दर्पण का यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, आगे देखा जाएगा थ्योरम के अनुसार क्या बोलता है थ्योरम। तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, या तो दर्पण हो सकता है या तो लेंस हो सकता है। तो बोला क्वेश्चन में ये गया है कि यहाँ से अगर प्रकाश किरण पुंज निकल रही है, देखिए थोड़ा सा, इधर से प्रकाश किरण पुंज निकल रही है, तो क्या बोला जा रहा है कि इसको वो समांतर कर देता है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। मतलब इससे टकराने के बाद से वो समांतर प्रकाश पुंज में बदल देगा। अभी ये समांतर प्रकाश पुंज नहीं है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से चीज़ें निकल रही है। समांतर कहाँ है, समांतर तो तब होगी जब इससे टकरा करके या तो इधर निकल जाए या तो इधर निकल जाए। तो एक चीज़ सोचिएगा कि अगर ये अवतल दर्पण होता, मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं अवतल दर्पण रख देता तब क्या केस जनरेट होता। सोचिए थोड़ा सा कि भाई अगर यहाँ पे अवतल केस, अपना क्वेश्चन यही है, मैं ऑप्शन पे चल रहा हूँ अब। तो यहाँ पे अगर मैं अवतल दर्पण रख देता तो क्या होता, यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, देखिए इस तरीके से, इधर गया है फिर लौट गया वापस, और इधर ये वाला। अवतल दर्पण होता तो बिंदु प्रकाश स्रोत को वो समांतर लौटा दे रहा। देखिए समांतर, अब सीधे समांतर जा रहे हैं, समांतर ये सब जा रहे हैं। सेकंड वाला क्या हो सकता था, उत्तल दर्पण भी तो हमारे दिमाग में आ सकता है। तो उत्तल दर्पण थोड़ा सोच लीजिए, उत्तल दर्पण के लिए कौन सा, ये वाला हो जाएगा। ये कौन सा है, तो अवतल दर्पण। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अवतल दर्पण। ये बात क्लियर होगी।
अगला देखिए, यहाँ पे मैं बिंदु प्रकाश स्रोत रख रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाएगा, एक चीज़ अपने दिमाग में आप सोचिएगा कि टकरा करके इधर को हो जाएगा, ठीक है। ये गया है, फिर इधर ही वापस लौट जाएगा इस तरीके से। ये गया है, ये इधर लौट जाएंगे इस तरीके से, सोचिए। तो ये कर क्या रहा है एक्चुअली में, ये तो समांतर बना ही नहीं रहा है, ये तो और फैला दे रहा है, उसको डाइवर्ज कर दे रहा है। तो देखिए यहाँ से ये वाला अपना कौन सा था, उत्तल दर्पण, तो ये अपना कभी नहीं होगा, ये तो डाइवर्ज कर दे रहा है। हाँ, ये अच्छा खासा दिख रहा है कि ये समांतर कर दे रहा है, जो कि हमें पता भी है। तो दर्पण तो हम समझ गए, दर्पण तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी तो सोचिए कि लेंस में भी तो कुछ हो सकता है ना। तीसरा चला जाए, दर्पण हो गया था, लेंस पे चला जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसके जगह पे अगर लेंस होता तो मैं पहले ले रहा हूँ उत्तल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बना ले रहा हूँ एक उत्तल लेंस, ठीक है। और सपोज करिए यहाँ से वो बिंदु स्रोत है, यहाँ पे वो बिंदु स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी तो ये क्या कर दे रहा होगा, इसको समांतर कर दे रहा होगा। सोचिए थोड़ा सा, यहाँ से ये लाइट को समांतर कर दे रहा है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, उत्तल लेंस का एक केस होता है कि अगर एक बिंदु स्रोत है तो बिंदु स्रोत से निकलने वाले जितने भी प्रकाश की लाइट होगी उसको क्या करेगा, वो समांतर कर देता है, ठीक है। और ये बिंदु प्रकाश स्रोत कहाँ पे होना चाहिए, एग्जैक्ट फोकस पे उसके, ठीक है। फोकस पे नहीं भी होगा तभी वो समांतर कर देता है, ठीक है। अगला देखिए, चौथा वाला है ये, क्या ले लिया जाए, अवतल लेंस। हाँ, अवतल लेंस देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और क्या यहाँ पे मान लीजिए अगर बिंदु प्रकाश स्रोत है तो क्या करेगा, ये जाएगा लेकिन और फैल जाता है, ठीक है। अवतल लेंस का मेन काम होता है कि अगर प्रकाश निकल रही है किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से, उसको क्या करेगा, उसको और डाइवर्स कर, उसको और फैलाएगा। मतलब जो उत्तल दर्पण का काम होता है वही अवतल लेंस काम करता है। मतलब सेम उसी तरीके के नेचर रखते हैं सब। और जो अवतल दर्पण का काम होता है वो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कौन लेना चाहिए, कौन वाला चीज़ें होगा। ये हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा फिर से। तो ऑप्शन में देखिए, जो दोनों ऑप्शन दिएगा वही वाला सही हो जाएगा। तो मैं बोल क्या रहा हूँ, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही, जो कि पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही। उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। एक दूसरे से 90 पर रखे दो समतल दर्पण, एक दूसरे से 90 पर रखे दो समतल दर्पण। इस ऑप्शन को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, कि एक दूसरे से 90 पर रखे दो समतल दर्पण। मतलब कि एक समतल दर्पण को मैं इस तरीके से बना देना चाहता हूँ और एक समतल दर्पण को इस तरीके से बना देना चाहता हूँ। और यहाँ से दोनों ही समतल दर्पण आपस में कितने डिग्री पर बने हुए हैं, 90 डिग्री पर बने हुए हैं। और बोला जा रहा है कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण। तो मैं रख दिया हूँ। और जो बिंदु प्रकाश स्रोत होगा, कहीं यहाँ पे सपोज करिए, कहीं यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये वाला लाइट निकलेगा, इधर निकालेगा तो इधर ही चला जाएगा, फिर से लौट करके इधर निकालेगा, टकरा करके फिर से इधर आ जाएगा, और इधर आकर के फिर से टकरा करके ये इधर निकाल देगा। ये बात समझ आ रहा है।
यहाँ भी तो टकरा सकता है ना, लाइट बिंदु प्रकाश स्रोत है, यहाँ भी आएगा, सोचो पीला वाला से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आएगा तो ये चीज़ें यहाँ से निकल जाएगी इस तरीके से, यहाँ से आएगा तो फिर से ऊपर निकल जाएगा, सोचो यहाँ से आएंगी चीज़ें तो इससे टकरा करके फिर से इधर से निकल जाएगा। मतलब बोला क्या जा रहा है कि यहाँ से अगर देखिएगा, देखने की कोशिश करिएगा तो हमें यहाँ से सब मतलब कि पूरे समांतर प्रकाश किरणें नहीं मिलती हैं। अगर एक दर्पण होता तो जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से फैल जाता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दोनों दर्पण आपस में क्रिस क्रॉस कर दे रहे हैं, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। चौथा देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस दोनों ही, अवतल लेंस तो होगा ही नहीं, जो कि बताया गया है कि भाई ये नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। सेकेंड वाला देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है कि 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर खड़ी है। 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इस सुई का 5 मीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आगे कि 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, कितना है 10 mm का है। ठीक है, लंबी कोई सुई अवतल दर्पण के सामने रखा गया। दर्पण इसमें कौन सा यूज किया जा रहा है, दर्पण सोचिए थोड़ा सा, दर्पण का जो टाइप है वो अवतल वाला है, अवतल दर्पण का यूज किया जा रहा है, के सामने ऊर्ध्वाधर एक सीधा खड़ा रखा गया है। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब कि इसका जो हाइट ऑफ इमेज है, बोला जा रहा है कि 5 mm का बन जा रहा है, और कहाँ पर बन रहा है, तो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी बन जा रहा है। दर्पण के सामने मतलब कि ये भी वाला हो जाएगा, और कितना, तो 30 सेंटीमीटर। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। ये एक अवतल दर्पण दिखाया गया है, और अवतल दर्पण में ये प्रिंसिपल एक्सिस उसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये फोकस और ये केंद्र उसका। तो 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर, मैं मान ले रहा हूँ कहीं पर भी दिया नहीं गया, इसीलिए यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि ये जो दिया गया है वो 10 mm का है, जो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये ओ लिख दे रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा वस्तु है, ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है इसको। ठीक है, सुई, हाँ, इस सुई का 5 मीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 5 mm का ही बनता है। ठीक है, और दर्पण के सामने, ठीक है, तो एक चीज़ और कैसे याद करिएगा, इसमें क्या होता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें अगर दर्पण के सामने बोल देने का मतलब भी हो गया है कि वो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनती है वो कैसी बनती है, उल्टी बनती है। इस बात को बहुत क्लियर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत गलत कराने वाला क्वेश्चन है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ ये बात कि सामने ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, और 5 मीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन कि जो प्रतिबिंब है ऊपर है कि नीचे, ये बता ही नहीं रहा। सोच पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन में पहले से एक बात दे रखा है। क्या दे रखा है कि दर्पण के सामने, और कुछ गिवन नहीं है, दर्पण के सामने। ये बात मैं आप लोग क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, दर्पण के सामने। आप केस याद करिए, अगर पढ़े होंगे तो। दर्पण के सामने का मतलब क्या हो जाता है कि दर्पण के सामने जब भी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने अगर इस साइड अगर प्रतिबिंब बन रहा है वो हमेशा के लिए किस टाइप का होता है, वास्तविक होता है। दर्पण के सामने सभी के सभी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, ये बात क्लियर होगी। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा के लिए उल्टा होती है। ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा कि
हाँ, ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा के लिए उल्टा ही होती है, किसी भी केस में वो उल्टा ही होगा। अगर ये बात पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको नोट डाउन करिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा के लिए उल्टा होती है। ये बात समझ में आ रहा है? तो एक वस्तु ऊपर होगा, एक नीचे होगा, तभी तो मैं बोलूँगा ना कि उल्टा हो गया है। सोचिए थोड़ा सा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तभी तो बोलूँगा ना कि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला उल्टा हो गया है। तो सेम बात यहाँ पे है, मुझे किसको पकड़ना चाहिए? आपको बात क्लियर हो गया होगा कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला अपना हो जाएगा इमेज। आई लिख दे रहा हूँ, प्रतिबिंब है इमेज, ठीक है। और दर्पण से कितना दूर बन जा रहा है? तो 30 सेंटीमीटर दूर बन जा रहा है। ये दर्पण से कितना दूर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर में है, तो 30 सेंटीमीटर बन जा रहा है। ये बात क्लियर हुई होगी। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो ये 30 सेंटीमीटर का हो गया है। आगे चलिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और कुछ नहीं गिवन है। तो मैं फार्मूला आपको लिख देना चाहता हूँ कि 1/f = 1/u + 1/v, ये दर्पण सूत्र होता है। इसको आप लोग इस तरीके से शायद करते होंगे, मैं इस तरीके से नहीं करता। F = uv/u + v, मैं इस तरीके से करता हूँ। जानते हैं इसमें लॉसा लेने का झंझट हो जाता है, और इसमें लॉसा नहीं, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें डायरेक्ट आंसर मिलता है, तो हमें टाइम भी नहीं लगता, इसमें बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। हमें फोकस याद करना है, कोई दिक्कत नहीं, फोकस निकाल लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो F = छोड़ दीजिए, अपना u देखिए, u क्या है इसमें? u तो गिवन ही नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये तो पता है ना कि HI/HO। तो m मैग्नीफिकेशन याद करिए, आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन होता है HI/HO = -v/u, यही होता है क्या? तो मैं बोल दे रहा हूँ HI कितना है जी? HI है 5, तो मैं बोल दे रहा हूँ 5। नीचे वाला है माइनस का बोल रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही होगी। HO कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज, जो कि प्लस का है, ऊपर है, 10 हो जाएगा, = माइनस में v पता है 30 बोल दीजिए। u पता है? नहीं पता है, यहाँ से निकाल लेंगे u। तो u, ये माइनस माइनस कट जाएगा जी, ज़रा सोचिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इसका v होगा वो माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि इधर होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपतित किरण उधर जाएगी, हम मेजरमेंट करेंगे इधर, इसका डायरेक्ट मतलब ये माइनस में जाएगा, तो माइनस में 30। ये बात क्लियर हुई है? चलो आगे चला जाए, कटाइए 1/2 से। तो मैं यहाँ से कुछ बोल सकता हूँ, अभी इसको रुकिए, इसको 1/2 = माइनस में 30/u, u = कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है? तो हम क्या क्या निकाल लिए हैं, देखिए हम क्या क्या निकाल लिए। एक u निकाल लिए, हमें v दे रखा है, कुछ करना नहीं है, ले जाकर इसमें डाल देना है, बस आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो रखिए, इसमें रखिए, f छोड़ दीजिए, निकालना है ना, छोड़ दीजिए उसको। u कितना है? u -60 रखा है, -60 मल्टीप्लाइड, और क्या होता है? v देखिए कितना है? -30। तो मैं क्या रख दिया जाए यहाँ पे? -30 हो जाएगा, और u + v, u कितना दे रखा है? तो u वाला -60 है, -60 मैं रखूँगा, और ये होता है प्लस का, और v कितना दे रखा है? v तो -30 दे रखा है, -30 यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो -30 हो जाएगा। सोचिए ज़रा सा, -60 मल्टीप्लाइड बाई -30 ये कितना हो जाएगा जी? -90 बोल दिया जाए क्या? सोचिए थोड़ा सा, 90 बोल सकता हूँ, प्लस माइनस हो जाएगा, -30 और -60, -90 हो जाए, ठीक है। इसमें कितने माइनस दिख रहे हैं? 1 2 3, ख़त्म, मतलब कि माइनस का हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये कट जाएगा, इस तरीके से कटाइए, इस तरीके से 3 बार में कटाइए, ये कटाइए 20 बार में, तो कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। तो जो इसका फोकस दूरी हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आंसर क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये भी हो गया है, -20 टिक लगा लीजिएगा जी। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया गया है।
देख रहे हैं, या बस सामने दे दिया है तो मैं वास्तविक, वास्तविक तो उल्टा, उल्टा से यहाँ से अच्छा खासा कॉन्सेप्ट, यहाँ से ये वाला, बहुत जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको, आगे चला जाए। हाँ, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन समझ में आया पिछला वाला, देखिए स्क्रीन पे। तो थर्ड मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें कोई अवतल दर्पण बिंब से, बिंब का मतलब वस्तु होता है, वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ। हमें क्या चाहिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए हमको? तो अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का हमें वो वाला केस ढूंढना है कि वो उसकी स्थिति बता दीजिए। किसकी स्थिति चाहिए? तो स्थिति मुझे चाहिए बिंब की स्थिति चाहिए, कि बिंब की कौन सी स्थिति होगी जहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। बस दो ही केस। तो इसमें मैं ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, तो जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर होता है तो एक स्पेशल केस होता है जिसमें क्या होता है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों ही सेम होती है। दोनों ही क्या होती हैं? सेम होती हैं। अगला देखिए, मतलब कि ये तो नहीं होगा ना, ये बड़ा कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। इसमें देखिए अगला, जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो तब, जब ध्रुव, मतलब मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें। पहला देखिए ये वाला क्या बोल रहा है, जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यह अवतल दर्पण हो जाएगा। और यहाँ मैं फोकस बोल दे रहा हूँ और इसका वक्रता केंद्र बोला जा रहा है। जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, बिंब कहाँ पे रखा जा रहा है? यहाँ पे रखा जा रहा है। तो यहाँ से रे निकालिए, रे निकालते हुए इधर आ जाइए, इधर से फिर इधर आ जाइए। ठीक है, आप पाएंगे कि जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है ये यहाँ पे हो जा रहा है, जो कि सेम साइज़ है। इसका डायरेक्ट मतलब हमें सेम साइज़ नहीं चाहिए। जो बिंब है वो बिंब से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक तो ठीक है, दिख रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है दोस्त। तो यह ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा बोला जा रहा है, जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। जब बिंब कहाँ पे हो? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? फोकस यहाँ पे सी, हाँ, जब बिंब कहाँ पे हो? ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव यहाँ पे पोल होता है और फोकस ये वाला यहाँ से ले चलिए, कुछ इस तरीके से होगा। और जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, करिए थोड़ा सा, इधर फैल जाएगा। इसको क्या करिए, ये तो कहीं यहाँ पे बन जा रहा है। इमेज बड़ा तो बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, आभासी है। तो ये वाला भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा वाले पे आ जाइए, सी वाले ऑप्शन पे आइए। सी वाला क्या बोला जा रहा है? जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब बिंब कहाँ पर हो? जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। इसका फोकस वक्रता केंद्र के बीच हो, तो यहाँ पर वस्तु अब रखी गई है। इसमें क्या हो जा रहा है? जाएगा, फोकस से लौटेगा, इधर से जा रहा है, ठीक है, और इधर से आते आते इधर हो जाएगा। हाँ, इसमें मुझे बड़ा खासा दिख रहा है कि इसमें ये जो वस्तु है, मतलब कि प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये ऑब्जेक्ट है ओ। तो इसमें जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से थोड़ी अच्छी खासी हो गई है, बड़ी हो गई है, और ये वास्तविक भी है। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। चौथा वाला डिस्कस कर दे रहा हूँ। जब बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। जब बिंब
दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो, अधिक दूरी पर हो। अधिक दूरी पर होने का मतलब कि अब यहाँ से दूर, बहुत अधिक दूरी को होने का मतलब कि अनंत पे हो जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें अगर आएंगी तो फोकस पे कट करती हैं, आपको ये बात पता होगी। यहाँ से जा रहा है, ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे कट कर रहा है तो प्रतिबिंब तो यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। इसमें तो बिंदु आकार का निर्माण हो रहा है, जो कि अपना आंसर नहीं होगा, अपना आंसर सी हो गया, हो जाएगा। देखिए चारों केस तो आपको समझ आया कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलिए, इसको नोट करिए तब आगे चला जाए, तो नोट डाउन कर लीजिए। चौथा, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ। चित्र संख्या में दिखाए गए किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि किसी प्रकाश किरण को दिखाया गया है। प्रकाश किरण क्या है जी? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ प्रकाश किरण, ठीक है। आगे चलिए, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, मतलब हमें क्या चाहिए? म्यू चाहिए। माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ये वाला, माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? साइन आई बाई साइन आर। तो मैं निकालना क्या चाहता हूँ यहाँ से? है ये वाला, आपको आई दिख रहा होगा। मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ से कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला, आपतित दिख रहा है, आपतित किरण ये वाला और अभिलंब के बीच वाला ये कोण है, ये क्या हो जाएगा? आई, ठीक है। और अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण के बीच वाला जो कोण होता है ये आर हो जाता है। तो बस अर्थ क्या करना है? इन दोनों के वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा यहाँ पे साइन 60, देखिए आई 60 है, 60 है, तो 60 रख दिया हूँ, अपान साइन आर कितना है जी? 45, 45 है, 45 यहाँ पे रख दे रहा हूँ। आगे चलिए, साइन 60 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा कितना हो जाएगा? √3 डिवाइडेड बाई 2 अपान इसका कितना होता है? 1 अपान √2। तो इसको सॉल्व करिएगा अगर, तो कितना हो जाएगा? √3/2 मल्टीप्लाइड, ये कितना हो जाएगा? √2, ये कट जाएगा √2 से, जो कि अपना आंसर आ गया है। कितना आ गया है? √3 डिवाइडेड बाई √2, ये अपना आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, देखिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। कोई प्रकाश किरण चित्र संख्या 10.2 में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसमें क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस तरीके से है, इस तरीके से जा रही है, इधर क्या हो गई है? ऊपर थोड़ा सा उठ गई है, और यह है माध्यम बी, और ये आपका माध्यम ए हो गया है। हाँ, यहाँ पर जा रही है तो क्या हो जा रहा है? ऑप्शन में बोला जा रहा है एक से क्या क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? माध्यम ए के सापेक्ष, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, माध्यम बी का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू पूछा जा रहा है कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो एक चीज़ देखिए, ये वाला कौन सा मीडियम ए, और ये जो आप देख पा रहे हैं इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये तो अभिलंब हो गया, सोचिए थोड़ा सा। हाँ, ये क्या हो जा रहा है? जा रही है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपतित किरण, सोचिए आपतित किरण। और ये क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच वाला एंगल है, आप अगर देखने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये कितना है, ये वाला ज़्यादा एंगल है। एंगल गिवन नहीं है दोस्त, तो क्या है यहाँ पे ज़्यादा एंगल दिख रहा है मुझे। एंगल क्या है इसका, कोण अधिक है। इस वाले में देखिए ये वाला अभिलंब बनेगा और ये वाला अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के जो बीच वाला कोण है एज कम्पेयर टू ए वाला एंगल, ए के रेस्पेक्ट में ये वाला ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ कोण कम है। ठीक है, अब कोण कम हो जाएगा तो यहाँ से आप एक चीज़ और सोच सकते हैं कि किस में कम होता है। इसमें क्या हो रहा है, इसको चले जाना चाहिए था ऐसे, इस किरण को ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रही है, ये किरण पास चिपक जा रही है, अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही है। मुड़ जा रही है मतलब क्या हो रहा है, अभिलंब से सट जा रही है। समझ में आ रहा है। और अभिलंब से सट जाएगा इसका मतलब सघन वाला। इस तरीके से आप लोग याद करके रखे रहिएगा। तो ये वाला सघन माध्यम हो गया है। बी कैसा माध्यम है, सघन माध्यम हो गया है। और ये कैसा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, मतलब अभिलंब की तरफ सट जाएगी, मतलब सघन में जा रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। आप एक चीज़ देखिए, ये विरल वाला माध्यम है और माध्यम बी जो है सघन वाला। तो सघन वाले में क्या होता है, सघन वाले में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट उसमें बहुत धीमे हो जाती है। और जिसमें जितना स्पीड ऑफ लाइट धीमे होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सघन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल धीमे। लॉजिक है दोस्त, प्रकाश सघन हो जाने का मतलब उसमें प्रकाश की चाल धीमे हो जाएगी। प्रकाश की चाल धीमे हो जाने का मतलब उस मीडियम का, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाएगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा का अपवर्तनांक अधिक होगा। अधिक कितने से हो जाएगा, तो ये वाले मीडियम सेम नहीं है तो 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से अधिक, 1 से कम, 1, 0, 1 तो हो ही नहीं सकता। अपवर्तनांक 1 होने का मतलब दोनों मीडियम सेम। अपवर्तनांक 0 हो ही नहीं सकता, वो भी नहीं होता है। 1 से कम, 1 से कम तो हो ही नहीं सकता जी। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम है। स्पीड ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा कम हो जाएगी उस माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 से अधिक, जो कि अपना आंसर ए वाला है। तो इसका अपवर्तनांक जो होगा अपवर्तनांक जो हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। छठवां क्वेश्चन देखिए, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं पढ़ दे रहा हूँ। चित्र संख्या 10.3 में, हाँ, दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों ए तथा बी से आपतित होती है और क्रमशः छिद्रों सी तथा डी से बाहर निकलते हैं। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। बोला ये आपसे जा रहा है कि एक बॉक्स दिया गया है जी, यहाँ पे कोई बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे 2 छिद्र बनाए गए हैं। इस छिद्र का नाम दिया जा रहा है ए, एक यहाँ पे छिद्र बनाया गया है और इस छिद्र का नाम दिया जा रहा है बी। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ पे भी छिद्र हैं जो कि सी और डी हैं, ये अलग अलग छिद्र हैं।
ये कौन सा छिद्र, ये वाला सी और ये वाला डी हो जाएगा। और ये अपना बॉक्स। तो इसमें हो क्या रहा है कि ए से तो किरण आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है। और प्रकाश किरणें जो ए से आ रही है वो सी से निकल जाती है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है। ए से आती है और सी से निकल जाती है। फिर इसमें बताया गया है बी से प्रकाश की किरणें आती है और डी से फिर से निकल जाती है। तो एक चीज़ ज़रा सोचिएगा कि इसके अंदर कैसा बॉक्स लगा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि अगर सोचिए इसमें क्या क्या दिया गया है, कांच का एक आयताकार स्लैब। तो ए ऑप्शन मैं दिखा दे रहा हूँ, एक कांच का आयताकार स्लैब लीजिए। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं याद होगा, मुझे पता है, अगर ये याद नहीं है तो इस वाले पे आइए जो कि मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये किस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और फिर इस तरीके से हो जाता है। देखिए इस तरीके से होता है क्या, आयताकार स्लैब। ये आयताकार स्लैब है, आयताकार स्लैब मतलब कांच का टुकड़ा, स्लैब ब। तो ये आपतित किरण, ये वाला। अब एक चीज़ और गौर करिएगा, बस इसमें किया ये गया है कि ये वाला काट दिया, हटा दिया गया है। देखिए ये वाला हटा दिया गया है और इसी को पलट दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। आ रहा है कहीं और से, निकल कहीं और से जा रहा है। देखिए यहाँ से निकल जा रहा है, यहाँ से निकल कहीं और से रहा, निकल कहीं और से जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें क्या लगा होगा, आप लोग सोच लिए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें एक आयताकार स्लैब लगा हुआ है। अगला भी ऑप्शन है, देख लीजिए नीचे, एक उत्तल लेंस लगा होगा। नहीं, उत्तल लेंस का तो ऐसा केस ही नहीं बनता है। भले से मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तल लेंस अगर इसमें लगा होगा तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो फोकस की तरफ किरणें मुड़ जाती हैं इसके, ज़रा गौर करिएगा। और नीचे से एक आ रहा है, तो नीचे से आ रहा है तो इधर क्यों जाएगा, नीचे से आ रहा है तो उधर जाना चाहिए ना। तो उसमें इस बॉक्स में उत्तल लेंस नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं है। मेरा ऑप्शन मिल गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। एक अवतल लेंस, अवतल लेंस वाला देख लीजिए। इस बॉक्स में क्या बोला जा रहा है कि बॉक्स में एक अवतल लेंस लगा हुआ है। अवतल लेंस लगेगा तो प्रकाश यहाँ से आएगा तो क्या करेगा, उसको फैलाएगा ना। समांतर किरण प्रकाश को फैला देती है, वो फैला देगा उसको। इधर से आ रहा है प्रकाश किरण, उधर फैल जाएगा। अब एक और देखिए, इधर से आएगा तो ये नीचे को फैला देगा। सोचिए थोड़ा सा, इधर को फैला देगा। और ये वाला जो ए से सी निकल रहा है, ये तो ऐसे भेज दे रहा है ना, उधर फैला ही नहीं रहा। तो ये वाला भी अपना आंसर नहीं होगा, डी वाला। एक प्रिज्म है, तो एक प्रिज्म वाला किस तरीके से होता है जी, यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग क्लियर हो रही है, क्या है कहानी, क्या चल रही है, जो किस तरीके से नहीं दिखाया गया है। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, इस तरीके से जाता, उधर जाता, फिर उधर आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा इस टाइप का दे रखा है। तो ये वाला भी अपना आंसर नहीं होगा। इसको नोट डाउन करिए तब आगे चला जाए। सातवां नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, एक चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्रों से आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। एक बॉक्स लगाया गया है, मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स लगाया गया है और यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश से किरणें आ रही हैं, आपतित हो रही है। और इस सरफेस का नाम ए दिया जा रहा है कि यहाँ पे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। और इस वाले को बी नाम दिया, यहाँ पे एक छिद्र अच्छा खासा है, यहाँ से प्रकाश से किरणें निकल जा रही है।
बोला जा रहा है कि इस बॉक्स के अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ है, क्या चीज़ है उस बॉक्स के अंदर, क्या चीज़ है। तो ऑप्शन मेंशन किया गया ऑप्शन को। एक अवतल लेंस हो सकता है, अवतल लेंस। तो इसमें थोड़ा सोचिए कि अवतल लेंस अगर डाल दिया जाएगा तो क्या होगा कि समांतर किरणें तो आती हैं। अवतल लेंस वाला केस याद करिए। अवतल लेंस में केस क्या होता है कि अगर समांतर किरणें आ रही है तो क्या करता है, वो फैलाता है। अगर समांतर किरणें आ रही हैं तो क्या करेगा, उसको डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा, जो कि ये केस मुझे दिख रहा है। अगला भी ऑप्शन देख लिया जाए तब टिक किया जाएगा। बी वाला देखिए, कांच का आयताकार स्लैब, कांच का एक आयताकार स्लैब मैं ले रहा हूँ, इधर से आ रही है, इधर जाएगी, इस तरीके से हो जाता है आयताकार स्लैब में। तो आयताकार स्लैब में एक बिंदु से पूरे प्रकाश तो निकल नहीं रहे हैं। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक तरह से समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। देखिए ये कौन सी प्रकाश की किरणें है, समांतर प्रकाश की किरणें। सोचिएगा दिमाग में, समांतर प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें है। और यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से समांतर नहीं निकल रही हैं, यहाँ से तो क्या हो रहा है, यहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं, किरणें फैल जा रही हैं आगे चल करके। और ये केस किस में देखने को मिलता है कि समांतर तो आती है लेकिन आगे चल करके फैल जाती है, जो कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ये तो नहीं होगा। चलिए आगे चला जाए, तीनों के चारों के मेंशन कर दीजिए। एक प्रिज्म दिया गया है और एक प्रिज्म इस तरीके से होता है, यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी और क्या कर जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से भी अगर देखा जाएगा तो एक समांतर प्रकाश की किरणें तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस तरीके से हो जाएगी। आप देखिए, आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि जिस तरीके से आ रही हैं उस तरीके से मुड़ जा रही हैं। अभी इधर क्या आ रहा है, कंप्लीट डाइवर्जिंग हो रहा है, चारों दिशा में हो रहा है, चारों दिशा में। अब इसमें क्या हो रहा है, एक ही दिशा में नीचे जा रहे हैं सब, एक ही। ऊपर कौन जाएगा तब, इसके हिसाब से ऊपर कौन जाएगा, नहीं हो रहा है, वो भी नहीं है। डी ऑप्शन देख लीजिए एक बार। एक उत्तल लेंस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो उत्तल लेंस में भी समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, आप लोगों को पता होगा। और ये समांतर किरणें प्रकाश की आएगी तो कहाँ से जाती हैं, ये दुनिया जानती है। तो आप भी दुनिया में आते हैं तो आप भी जानते होंगे। तो ये देखिए, ये वाले प्रकाश की किरणें हैं और कहाँ जा रही है, देखिए वो क्या करेंगे, कन्वर्ज कर दे रही हैं, एक जगह पे ही कन्वर्ज कर दे रही हैं, एक जगह पे मिला दे रही हैं सभी किरणों को। और इसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ तो मिलाया नहीं जा रहा है, यहाँ से फैलाया जा रहा है एक जगह से। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और जो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, इसको नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन क्या होता है। वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ सोचिए, वाहन में जो होता है उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए जो चश्मा लगा होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा सोचिएगा। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये जो शीशा लगा होता है ये क्या होता है, तो भाई ये पश्च दृश्य देखने के लिए, पश्च दृश्य देखने के लिए मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए ये लगाया जाता है। अब एक चीज़ देखो, ये पीछे का दृश्य अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे वस्तु तो बड़ी बड़ी होंगी, वस्तु बड़ी बड़ी वस्तु है। और ये दर्पण कौन सा है, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, तो उत्तल दर्पण यूज़ करते हैं।
अब उत्तल दर्पण यूज़ करते हैं तो आपको एक चीज़ बात क्लियर हो गई होगी कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु की प्रतिबिंब होती है वो हमेशा के लिए छोटा होता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो HI हो जाएगा वो छोटा होता है, ठीक है, छोटा। और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो बड़ा होता है। जो गाड़ी पीछे से आ रही होगी वो बड़ी होगी और इस शीशे में उसका छोटा सा एक प्रतिबिंब हमें दिख जाएगा और वही प्रतिबिंब छोटा होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की हाइट क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। तो मैं बड़ा लिख दिया हूँ, ये बात क्लियर हुई होगी। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका आवर्धन क्या हो जाएगा। आवर्धन क्या होता है, ज़रा सा सोचिएगा। आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन, M क्या होता है, M तो HI/HO, ये तो होता है ना। तो HI/HO, HI क्या दिया गया है, छोटा। सोचो ध्यान से, छोटा है ये, छोटा छोटा छोटा। ये क्या है, बड़ा है, तो मैं यहाँ पे बड़ा बोल दे रहा हूँ। अब क्या यार, अब तो जानते ही हैं कि छोटे में अगर बड़े से भाग करेंगे तो क्या होगा, और छोटा आ जाएगा, और छोटा आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बहुत छोटा हो जाएगा। एक तो कभी नहीं होगा, एक होने का मतलब क्या, ये HI और HO दोनों सेम साइज होंगे और दोनों सेम साइज थोड़ी ना कि एक आ जाएगा। ये छोटा हो जाएगा, किसी से छोटा, एक से छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक से कम होता है, जो कि हाँ ठीक है, एक से कम होता है, ठीक है, आंसर मिल गया पहला। लेकिन चलिए दूसरा भी पढ़ दे रहा हूँ, तीसरा चौथा। एक से अधिक होता है, ये गलत बात है। एक होता है, पाप लगेगा। एक कैसे होगा, ये बराबर थोड़ी ना है कि एक लगेगा, एक हो ही नहीं सकता। एक से कम अथवा अधिक हो सकता है। अब चलिए भरमाने की कोशिश मत करिए, हमारा आंसर मिल गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला अपना आंसर हो जाएगा। क्या, इसका जो आवर्धन होगा एक से छोटा होता है, कम होगा। नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। आपको क्वेश्चन दिख गया होगा स्क्रीन पे। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती है, आती है, ठीक है। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती है। अभिसरित का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ पर रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। तो इसका मैं डायग्राम बनाने की पहले कोशिश कर रहा हूँ, तब चीज़ें क्लियर किया जाए। तो कौन सा दर्पण की बात बोल रहा है, अवतल। चलो अवतल बना लिया जाए। तो अवतल दर्पण मैं बना ले रहा हूँ मस्त एकदम। पर सूर्य की दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने, सूर्य की किरणें जब भी सूर्य होगा, ज़रा सोचो, सूर्य बहुत इन्फिनिट पे होता है। तो मैं बोल देना कि चलो तुम सूर्य हो, ये सूर्य है जी, ये सूर्य हो गए हैं। और सूर्य बहुत दूर होगा, इसका डायरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, अनंत से आने वाली प्रकाश से किरणें समांतर आती है। तो मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो सूर्य से प्रकाश से किरणें आ रही है एकदम पीला पीला एकदम आ रही हैं और जो कि समांतर आ रही हैं। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर पर अभिसरित हो जाती है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, और दर्पण के सामने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो जा रही है, अभिसरित हो जा रही है। ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। देखिए ये आई है, हाँ 15। तो जहाँ पे अभिसरित हो रहा है उसका डायरेक्ट मतलब वो फोकस वाला पॉइंट है, फोकस पॉइंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस दर्पण का जो एफ है वो माइनस का 15 सेंटीमीटर है। ये बात क्लियर हुआ। आगे चला जाए। इस दर्पण के सामने बिंब को कहाँ रखे कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। समान साइज का, समान साइज का, समान साइज बोल रहा है, समान साइज।
समान साइज़ का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीफिकेशन जो होगा वो 1 हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, आवर्धन, मतलब HI/HO = 1। ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। ये बोला जा रहा है सेम है। मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है उसका, तो V/U, माइनस में दर्पण के लिए माइनस में V/U, ये भी ए में ही होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये वाला भी रखो बराबर में माइनस का V/U। अब एक और चीज़ आप देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो होगा U जो होगा -V के बराबर हो जाएगा। तो जो दर्पण का दूरी है, जो प्रतिबिंब का दूरी है, वही दूरी वस्तु की दूरी हो जाती है। और ऐसा कौन सा स्पेशल केस है जिसमें दोनों सेम होते हैं, तो वक्रता केंद्र वाला होता है, जो कि आपको बात क्लियर हो गया होगा। और वक्रता केंद्र क्या होता है जी, इसका मैं डायग्राम बनाने की अगर कोशिश करूं तो ये चीज़ें डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे अगर वस्तु को, और ये रहा आपका F, यहाँ पे वस्तु को अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चीज़ें लौट आएंगी और ये उधर से जाएगा, इधर से जाएगा और लौट करके यहाँ पे कट करेगा, जो कि सेम साइज़ के बनेंगे, जो कि इसका डबल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर दे रखा है आप लोगों को, कितना दे रखा है 15, तो उसका डबल करिए, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा। तो मैं यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कहाँ पे रखा जाएगा, तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी बताया जा रहा है। ये बात समझ में आई, नोट डाउन करिए, इसको आगे चला जाए। यही वो केस होता है वक्रता केंद्र वाला। 11 वाला चला जाएगा। 11 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। कि अगर कहीं दूर पर स्थित कोई एक ऊंचा भवन दिया गया है, कहीं दूर पे है, दूर पर स्थित यहाँ पे कोई ऊंचा भवन बना दिया गया है, भवन, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक भवन है, भवन, यहाँ पे एक भवन बना दिया गया है और बहुत दूर है। तो इसका पूरा लंबाई देखना है हमको, पूरा लंबाई देखना है किसी शीशे में, दर्पण में इसकी प्रतिबिंब देखनी है पूरी लंबाई का। तो कौन सा दर्पण यूज किया जा सकता है इसके लिए, बोला जा रहा है केवल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण केस याद रखिए कि अवतल दर्पण में केस याद रखिए क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यहाँ बना दे रहा हूँ। बहुत दूर होने का मतलब वहाँ से समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी ना, तो यहाँ से समांतर प्रकाश की किरणें को मैं ला दिया हूँ, ठीक है। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। देखिए ये भी फोकस पे गई, ये वाला भी इधर गया, ये वाला भी इधर ही गया। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ ताकि कंजस्टेड हो जाएगा, तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, जो कि मैं कंप्लीट पूरा उसका हाइट देख सकता हूँ। कंप्लीट हाइट देखा जा सकता है, मतलब कुछ समेट करके उसके हाइट को समेट करके दर्पण में ला देगा और मैं उसके कंप्लीट इमेज को देख सकता हूँ, ठीक है, पहला। दूसरा बोला जा रहा है केवल उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण भी मैं बना दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा उसके लिए, प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये क्लियर है ना। बहुत दूर से आने का मतलब वो समांतर आएगी, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है तो कैसा डाइवर्ज करेगी, सोचो। इसको आगे थोड़ा सा अगर फैलाने की कोशिश किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लगेगा कि ऐसे जा रही हैं सब। तो यहाँ पे भी उसको, उसकी जो कंप्लीट इमेज होगी उसको भी हम एक छोटे से इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, सी में बोला जा रहा है केवल समतल दर्पण, केवल समतल दर्पण किसी भी ऊंचाई, किसी भी
प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर दिया गया है h हाइट की है, अगर मैं समतल दर्पण में उसका कंप्लीट इमेज देखना चाहता हूँ तो समतल दर्पण की जो हाइट होना चाहिए वो h/2 होना चाहिए, और जो कि ये जो दिखाया जा रहा बताया जा रहा है वो इतना दूर है कि वहाँ से जो प्रकाश किरणें आएंगी वो समांतर आती हैं। एक और ऑप्शन नीचे दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा? डी वाला ऑप्शन। तो उसमें क्या बोला जा रहा है? उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाला टिक लगाइए, चलेगा, चला जाए। नोट डाउन करें इसको। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को दिख गया होगा। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, तो किस पे लागू होते हैं? मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, ये ऑप्शन वाला है, पढ़ देंगे तभी हो जाएगा। केवल समतल दर्पण पर, समतल दर्पण होगा तब भी परावर्तन होगा। क्यों? मैं दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है परावर्तन के नियम लागू होते हैं किस पे? एक समतल दर्पण ले लिया जाए, समतल दर्पण पर अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो क्या हो जाएगा? यहीं से ला दीजिए, प्रकाश की किरणें आ रही तो क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। देखिए ये परावर्तन बिंदु बनेगा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये आपतित हो रही है और ये परावर्तित हो जा रही है, तो परावर्तन समतल दर्पण पे संभव होता है, समतल दर्पण। अब आगे क्या बोला जा रहा है वो भी देख लिया जाए। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला देखिए, बी वाला बोला जा रहा है कि केवल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण भी बोल रहा है इसमें, तो अवतल भी बना लिया हूँ मैं। तो यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें आ रही है तो बिना परावर्तन के तो यहाँ से तक लौटेगी नहीं, सोचिए थोड़ा सा, तो इसमें ही परावर्तन संभव है। परावर्तन इसमें भी हो जाएगा, परावर्तन इसमें भी हो जाएगा। देखिए परावर्तन वाला बिंदु ये वाला पॉइंट है। फिर से क्या बोला जा रहा है? केवल उत्तल दर्पण, तीसरा सी ऑप्शन बोला जा रहा है कि केवल उत्तल दर्पण। भैया उत्तल दर्पण पे भी होता है। यहाँ से देखिए इधर से आएगा, इधर से आएगा, उधर चला गया है, इसको फैलाने की कोशिश करिएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पर भी परावर्तन हो जाए। परावर्तन बिंदु वाला ये वाला परावर्तन बिंदु ये बन जाएगा। उत्तल दर्पण में भी परावर्तन होता है, तो इसमें तो तीनों सही हैं। तो चौथा ऑप्शन देखिए, सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, सभी दर्पण पे क्या हो जाएगा? परावर्तन होगा। आकृति कैसी भी क्यों ना, परावर्तन तो होना निश्चित है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। हाँ आपको दिख गया होगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा आपको। वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है, निम्न में से कौन सा सही है? तो 4 विद्यार्थी हैं, चारों विद्यार्थी अपना अपना रे डायग्राम बना रहे हैं। पहला वाला विद्यार्थी ऐसे ही खींच दिया है जी, सीधा सीधा। वो पहला वाला आप ही हैं क्या? नहीं, मैं छोटा था तो मैं हो सकता हूँ शायद, ठीक है। तो सेकंड वाला देखिए, बी वाला, बी क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से प्रकाश की किरण तो आ रही है इस तरीके से, और थोड़ा सा इधर हो जा रही है, फिर से इधर हो जा रही है। ये लड़का बी वाला है। सी वाला क्या है? सी वाला इस तरीके से बोला जा रहा है, किस तरीके से आया है और थोड़ा सा बेंट कर दिया है, या सी वाला है। डी वाला देख लीजिए, डी वाला लड़का इधर इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से लाया है और इधर बेंट कर दिया है। ये सी वाला लड़का, ये डी वाला लड़का, ठीक है। कौन सा? हाँ, ये आयताकार स्लैब है, आयताकार स्लैब, कांच का टुकड़ा, ठीक है।
तो ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ये कैसे गलत हो जाएगा कि ये विरल है, ये सघन है, विरल से सघन में जाएगा, कुछ तो उसका पाथ चेंज होगा, रास्ता चेंज होगा, इसमें रास्ता चेंज नहीं किया इसलिए गलत हो जाएगा। विरल से सघन में जा रहा है तो रास्ता चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे जैसा रहा वैसे चला गया है, कहाँ रास्ता चेंज किया गया है, चेंज ही नहीं हुआ है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ तो ठीक दिखा है, मुझे अच्छा लगा देख करके, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है इसने, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है कि विरल से सघन में जब विरल सघन से विरल में निकाला है तो दूर हो जाना चाहिए, लेकिन सेम सेम कर दिया है वैसे, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना भी हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। अगला देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है जी। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान, पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या होगा? तो इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है? बोला यही गया है कि एक दर्पण लगा, एक जादुई दर्पण है। क्या है ये? जादुई दर्पण, जादुई दर्पण है ये, ठीक है। इसके सामने कौन खड़ा है जी? बंदा, एक लड़का खड़ा है नॉर्मल साइज का, एक लड़का खड़ा है दर्पण के सामने, एक लड़का खड़ा है। वह क्या ये लड़का क्या देखता है इसमें? वह यह देखता है उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसका सिर कैसा हो गया है? बड़ा, बड़ा उसका सिर जो है, हाँ खड़ा इसी पे होगा, उसका सिर कितना बड़ा सा होगा, उसका सिर बड़ा हो गया है। उसका सिर बड़ा दिख रहा है अब, ठीक है। उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान, मध्य भाग जो है वो साइज में समान है दोस्त, तो मध्य भाग साइज में समान है जो कि इसी साइज का है, ठीक है, साइज में समान। तथा पैर छोटे दिखते हैं। पैर इसका कैसे दिख रहा है जी? पैर कैसे दिख रहा है इसका? छोटा। इसके रेस्पेक्ट में इसका पैर छोटा दिख रहा है, ठीक है। ये पैर कैसा है? छोटा, ठीक है। ये वाला क्या है? समान आकार का, ठीक है। ये कैसा है? इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। मैजिक दर्पण में क्या बोला जा रहा है? मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पणों का संयोजन का क्रम होगा। इस दर्पण में, ये मैजिक दर्पण में 3 टाइप के दर्पण लगे हुए हैं। एक ऊपर कोई दर्पण लगा हुआ है, बीच में कोई दर्पण लगा हुआ है, नीचे कोई दर्पण लगा हुआ है। तो एक चीज़ सोचिएगा कि कोई अगर हम फिगर लेकर के अगर दर्पण में देखते हैं तो हमें बड़ा दिखने लग जाता है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा, ठीक है। चलो माना कि अवतल दर्पण भूल गए, उत्तल तो पता है ना, उत्तल का केस याद है? नहीं याद है, चलो वो भी भूल गए।
तो इतना याद रखिए कि जो गाड़ी वगैरह होती है उसमें उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ये क्लियर बात मैं रिलेट कर रहा हूँ। करते करते यहाँ पे आ जाऊँगा। जो गाड़ियों में दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है, और उत्तल दर्पण में पीछे कितनी भी बड़ी गाड़ियाँ क्यों ना हो, छोटा करके दिखाएगा, छोटा करके दिखाएगा। तो इसका पैर इतना बहुत बड़ा, उसको क्या करके दिखाएगा, छोटा करके दिखाएगा। नीचे कौन सा, तो उत्तल दर्पण, ठीक है, और उत्तल दर्पण ही है जो छोटा करके दिखाएगा। तो इसका विपरीत वाला अवतल दर्पण जो बड़ा करके दिखाएगा चीज़ों को, मुंडी को क्या करते रहा है, बड़ा करते रहा है। तो इसमें कौन सा दर्पण, अवतल। अब बात क्लियर हुई होगी, अवतल दर्पण। और बीच में जो सेम साइज़ का हमें दिख रहा है वो क्या होता है, समतल दर्पण। तो यहाँ पे हो जाएगा समतल, समतल दर्पण। यही क्रम है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। इस मैजिक दर्पण में, जादुई दर्पण में पहला में अवतल दर्पण, दूसरा समतल, तीसरा उत्तल दर्पण लगा हुआ है, जो कि आप देख लीजिए। ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूँ, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। पहला बोला है समतल, शीर्ष से दर्पण का क्रम ऊपर से हमें देखना है, ऊपर से देखना है। तो पहला तो आ रहा है अवतल दर्पण, तो पहले ही गलत हो जाएगा, तो समतल बोल रखा है। बी वाला देखिए, बी वाला में बोल रहा है उत्तल दर्पण, नहीं भाई अवतल होता है। सी वाला देखिए, सी में बोला अवतल, ठीक है आगे चलो, समतल, ठीक है आगे चलो, उत्तल। अरे तो मैच कर गया सी वाला। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, सही है। इसको नोट डाउन करिए। और आपका सेशन कंप्लीट होता है। तो ये सभी के सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ रखे हैं, उन सभी को दे रहा हूँ। इसमें ही क्वेश्चन में कुछ लड़के जो होते हैं वो फंस जाते हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, जितने भी हम लोग सीरीज़ ला रहे हैं उन सभी को देखिए, बार बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ। ओके, थैंक्स। चैनल के साथ बने रहें और अपना बेस्ट देते रहें, ताकि आपका 100 में 100 पक्का हो, साइंस में, मैथ्स में। क्यों, मेरी यही दुआ है कि आपका आ जाए। ऑल द बेस्ट।